हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 5 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए सभी को इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 15 से यहां पर 62 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 15 से यहां पर 62 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि 15 से यहां पर 62 कैसे बना है। तो 15 से 62 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई इस 15 का किया गया है 4 गुना। तो यहां पर देखिए 15 का 4 गुना कर देंगे तो 15 का 4 गुना कितना होता है। तो 15 का 4 गुना होता है 60। और इस 60 के अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 62। और ध्यान से देखिए 62 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 16 के अंदर और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 16 का हम करेंगे 4 गुना। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 16 का 4 गुना कितना होता है। तो 16 का 4 गुना होता है 64। और इस 64 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 64 और 2 मिलकर बन जाएगा 66। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 66 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2 के बाद में 4 के बाद में 8 के बाद में 16 के बाद में 32 है। अब 32 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 2 से कितना बन रहा है 4। तो 2 से 4 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 2 का गुना क्या कर दें 2 के साथ में कर दें तो यहां पर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8
तो 4 से 8 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 का गुणा क्या करें 2 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8। इसी प्रकार से आगे देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32 है, तो 16 से 32 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 32 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 16 से 32 बनाने के लिए भी क्या किया गया है 2 गुना। अब 32 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम इस 32 का भी क्या कर देंगे 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 32 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए 32 का 2 गुना होता है 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई इस YouTube चैनल से आपको एग्जाम तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आपको क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाता है। और यदि आपको पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 85 का संबंध है 15 के साथ में, उसी प्रकार से 105 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 85 से यहाँ पर 15 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 85 से यहाँ पर 15 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 105 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 85 से यहाँ पर 15 लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 85 को 5 से किया गया है भाग। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 17, ठीक है। और यदि हम इस 17 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 15। और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि 85 से 15 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 85 को 5 से भाग किया गया है। 85 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 और 17 में से -2 करके यहाँ पर लिखा गया है 15। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 105 के अंदर है। और 105 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 105 को क्या कर देंगे, हम 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 105 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 21 है। और मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 21 में से भी क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 21 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 19। यानी कि इस प्रश्न
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 19 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है विटामिन ए का, ऑप्शन बी है विटामिन बी का, ऑप्शन सी है विटामिन सी का और ऑप्शन डी है विटामिन डी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है और ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बिना बुझा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी की लड़ाई और ऑप्शन डी है खानवा की लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड राज्य, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है, और मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इससे भी बेहतरीन सूचना है क्या, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर हम रोजाना सुबह 9:15 पर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, और मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से परखना चाहता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है, वो हमारे इस मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 9:15 पर होने वाले इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दें। और मेरे भाई उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसी टाइम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दाल में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है फोटोन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है सतलुज नदी पर है और ऑप्शन डी है रावी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी है फातिमा बीवी, ऑप्शन सी है देविका रानी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी देविका रानी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है विदेश मंत्री। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? ऑप्शन ए आयोडीन तत्व के कारण है, ऑप्शन बी है लोहा तत्व के कारण है, ऑप्शन सी है कैल्शियम तत्व के कारण है और ऑप्शन डी है पोटेशियम तत्व के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आयोडीन तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों पर है, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगों पर है, ऑप्शन सी है विद्युत तरंगों पर है और ऑप्शन डी है सौर तरंगों पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोबाइल फोन रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनु भास्कर का संबंध है शूटिंग खेल से। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी अनीता यादव और ऑप्शन डी है कल्पना चावला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप अपनी तैयारी को अच्छे से परखना चाहते हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई रोजाना सुबह 9:15 पर क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मेरे भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।